हेलो एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है जो गति का नियम है उसका दूसरा नियम और तीसरा, मतलब न्यूटन की गति का दूसरा और तीसरा नियम। पहला नियम पहले हो चुका है और बेसिक चीजें भी उसमें पढ़ चुके थे कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है, मोशन की डेफिनेशन क्या होती है, मोशन, रेस्ट, ये सारी चीजों के बेसिक और पहला नियम न्यूटन का देख चुके हैं। तो आप उस लेसन को ना देखो तो आप जरूर देखिए, क्योंकि उसके आगे का है आज। ओके, तो पिछला लेसन देखिए और उसके बाद इसको तो बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो आज जो लेसन है इसमें हम बात करेंगे कि बल क्या है। तो सिंपल डेफिनेशन, वह बाह्य कारक है जो वस्तु की अवस्था परिवर्तन करता है। यहाँ आप इसको समझना होगा कि जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया था पिछले भी लेसन में कि ये बैग है, भारी बैग है, इसको यदि आप चेंज करना चाह रहे हो, यहाँ जो रखा है दूसरी जगह रखना है, तो इसमें आप उठाओगे इसे या धक्का मारोगे, जो भी करोगे तो वही है। यानी ये अभी इस अवस्था में रखा है तो इसकी अवस्था परिवर्तन के लिए जो करोगे वही क्या कहलाएगा, बल। तो वह बाह्य कारक जो वस्तु की अवस्था परिवर्तन करता है या करने की चेष्टा करता है उसको बल कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे कि वेलोसिटी क्या होता है। पिछले लेसन में मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि डिस्प्लेसमेंट क्या है। ठीक है, तो आप जरूर उसको देखिए। और मैंने ये बताया था कि डिस्टेंस क्या है, यानी दूरी और विस्थापन दोनों बहुत अच्छे से आपको समझाया है। तो मैं फिर बोल रहा हूँ कि आप उस लेसन को जरूर देखिए। तो वेलोसिटी डिफाइन करते हैं डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम। ठीक है, यानी विस्थापन बटे समय करोगे तो आपका वेलोसिटी आ जाएगा। और स्पीड क्या था, स्पीड था डिस्टेंस को आप टाइम से डिवाइड करोगे तो स्पीड आएगी। तो ये दोनों चीजें हो चुकी हैं पहले, आप उनको देखिएगा। ठीक है, तो वेलोसिटी का मात्रा क्या होगा, विस्थापन का मात्रक होता है एम, ओके, और टाइम का होता है सेकंड, तो इसका हो जाएगा मीटर। ये हो गया पर का साइन, मीटर पर सेकंड। ओके, इतना हो गया। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिनको भी नहीं समझ में आ रहा हो, मैंने पीछे इसको बहुत अच्छे से समझाया, तो एक बार देखिए। अब एक्सीलरेशन की यदि हम डेफिनेशन की बात करें, जिसे हिंदी में त्वरण कहते हैं, इंग्लिश में एक्सीलरेशन, तो जो वेग वेलोसिटी है वो था डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम। अब एक्सीलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, यानी इसमें चेंज, और टाइम टेकन इन चेंज, यानी वेग परिवर्तन डिवाइडेड बाय टोटल लिया गया समय। अब इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। एक्सीलरेशन समझ में आ गया, वेग समझ में आ जाएगा आपको, तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यानी न्यूटन की गति का दूसरा नियम अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए मैं त्वरण या एक्सीलरेशन को बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ। देखिए, चेंज इन वेलोसिटी, अब वेलोसिटी बटे टोटल टाइम। मान लीजिए शुरुआत में कोई वस्तु है, उसका वेग है 5 मीटर पर सेकंड, कुछ देर बाद टाइम परिवर्तन में कुछ देर में हो गया 5 से बदल के 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, एक ही गाड़ी है जो शुरू में इस स्पीड से जा रही थी 5 मीटर पर सेकंड, अब वो किस स्पीड से जाने लगी, 15 मीटर पर सेकंड से जाने लगी। और पहले मान लीजिए समय था उसका 5 सेकंड, अब 10 सेकंड होते होते वो उसकी स्पीड हो गई है इतना। यानी पहले इस मतलब कहने का मतलब 5 सेकंड पर मीटर से 15 सेकंड पर मीटर होने में उसे 5 सेकंड लगे, यानी टाइम हो गया 5 सेकंड। तो एक्सीलरेशन इसका त्वरण हो जाएगा v2 माइनस v1, यानी v2 15 हो गया है अंतिम जो है, और शुरू इनिशियल था 5, तो 15 माइनस 5 बटे 5 सेकंड। कितनी देर में 15 से 5 हुआ है, टोटल टाइम लिया है 5 सेकंड। तो टोटल चेंज कितना हुआ, v2 में 15 माइनस 5 मतलब 10 आएगा, और बटे टोटल टाइम कितना लगा है 5 सेकंड। तो इसका त्वरण आ गया 10 बटे 5 बराबर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब पर सेकंड स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि देखो वेलोसिटी क्या थी मीटर पर सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड है 10 मीटर पर सेकंड, और नीचे 5 सेकंड, तो 1 सेकंड यह है 1 सेकंड ये दोनों सेकंड मल्टीप्लीकेशन होगा तो 2 सेकंड हो जाएंगे, यानी स्क्वायर, तो 2 मीटर पर स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं 2ms स्क्वायर। तो इसको कहते हैं वेग। तो यदि मेंस में लिखने को आ जाए वेग क्या है, तो आप वेग की परिभाषा लिखोगे, सॉरी त्वरण आ जाए या एक्सीलरेशन इंग्लिश में, तो वेग परिवर्तन डिवाइडेड बाई समय परिवर्तन, यानी कुल वेग परिवर्तन कितना हुआ 5 से 15 यानी 10 हुआ, तो 10 बटे 5 टोटल टाइम लगा, तो 10 बटे 5 किया ना आपने, तो ये हो गया एक्सीलरेशन। तो आई थिंक आपको यदि डिस्प्लेसमेंट जो मैंने पहले लेसन में बताया है, डिस्प्लेसमेंट जैसे समझ में आ गया, उसके लिए वेग समझना बहुत आसान है। ठीक है, जिसने भी डिस्प्लेसमेंट समझ लिया उसके लिए वेग समझना बहुत आसान है, ये बात आप ध्यान रखिए। और जिसको वेग समझ में आ गया
उसको उसके बाद एक्सीलरेशन भी समझ में आसानी से आ जाएगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए एक्सीलरेशन हो गया और वेग हो गया। अब हम बात करेंगे कि यदि आपको एक्सीलरेशन इतना निकाल लिया आपने 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो एक लाइन में इसकी डेफिनेशन हो जाएगी एक्सीलरेशन की कि वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। ये वेग परिवर्तन हुआ ना, पहले 5 था 15 हुआ तो वेग परिवर्तन, और बटे टाइम किया तो दर निकला है, तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अब हम एक शब्द और यूज होगा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में, मोमेंटम, संवेग। संवेग क्या होता है, इसको यदि सिंपल इसका फार्मूला बोले तो इसको P से दर्शाते हैं, P बराबर m इंटू वी। वी हो जाएगा आपका वेग, जो कि पहले बताया है, वेग इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम। ये मैं पहले बता चुका हूँ, डिस्प्लेसमेंट से टाइम को डिवाइड करके तो वेग आएगा। और द्रव्यमान की यूनिट हो जाएगी मास। मास मतलब केजी, कितना केजी का है, वी मतलब m इंटू एस, तो केजी एम एस इसका मोमेंटम का मात्रक। तो मोमेंटम की डेफिनेशन, आप संवेग की डेफिनेशन सिंपल है कि किसी गतिमान वस्तु का द्रव्यमान को उसके वेग से गुणनफल करने में जो मान प्राप्त होगा उसे संवेग कहते हैं। देखिए कितनी सिंपल डेफिनेशन है संवेग की, कि द्रव्यमान को हम उसके वेलोसिटी से गुणा करेंगे तो हमें संवेग या मोमेंटम मिलेगा। यानी गति करती वस्तु के द्रव्यमान को उसके वेग से गुणा करेंगे तो वस्तु का संवेग प्राप्त होगा, यानी मोमेंटम प्राप्त होगा। आई थिंक बहुत इजी है। ए टर्म यदि समझ में आ गया आपको, वेलोसिटी क्या है, एक्सीलरेशन क्या है और संवेग क्या है, तो न्यूटन की गति का दूसरा नियम बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं है। और ना भी आया हो तब भी अभी मैं कोशिश करूंगा कि सेकंड लॉ आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, इतना हो गया। अब आते हैं हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन में। देखिए गति का दूसरा नियम, इसका बिल्कुल सिंपल यदि फार्मूला में इसको परिभाषा देना हो तो F इक्वल टू एम इंटू ए, यानी फोर्स बल बराबर होता है किसी वस्तु का द्रव्यमान गुणे क्या है, त्वरण। और अभी ऊपर क्या देखा था हमने, P इक्वल टू देखा था m इंटू ए, यानी वस्तु का संवेग क्या होता है, द्रव्यमान यानी मास इंटू सॉरी अभी हमने देखा था P संवेग भी, तो मास इंटू वेलोसिटी देखा था। और फोर्स क्या होता है, मास इंटू त्वरण एक्सीलरेशन, और वेग से एक्सीलरेशन निकालना आपको बता दिया ऊपर देखा होगा। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन को यदि आप सिंपल इस फार्मूले से डिफाइन करना चाहो तो आप बता सकते हो कि द्रव्यमान और त्वरण को यदि हम गुणा करेंगे तो उस वस्तु पे लगने वाला बल आ जाएगा। यही सेकंड लॉ ऑफ मोशन, एक मैथमेटिकल है यदि बोले, नहीं तो थोड़ा सा मैं समझाने की भाषा में बोलूँ तो आप एक चीज देखिए, एक यहाँ पे बॉल है, उसका मास है m, ठीक है, उसकी वेलोसिटी है v1, उसका v1 वेलोसिटी मास, तो उसका p क्या होगा, संवेग क्या होगा। जैसे एक बॉल है उसका मास m है और v उसका संवेग है, तो m मास है v1 संवेग है, तो उसका p मान लिया ये आ गया। उसी वस्तु का अभी यहाँ पे है, मान लीजिए 1 घंटा बाद वो वस्तु यहाँ आ गई है वो, ठीक है, तो मास तो वही रहेगा जितना यहाँ था, लेकिन उसकी v2 चेंज हो जाएगी, और जब v2 चेंज हो गई तो उसका p2 चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए एक बॉल में आपने फोर्स F लगाया यहाँ पे, जब फोर्स लगाया तो जो उसका P1 है वो चेंज हो गया, फोर्स लगने के बाद P2 हो गया। क्योंकि जैसे मैं कह रहा हूँ, जैसे एक गेंद है, एक बॉल है, ये यहाँ को जा रही है, आपने थोड़ा सा इसमें रुकावट पैदा कर दी, तो जिस गति से जा रही थी, हो सकता है यदि आप तो और तेजी से मार दें तो हो सकता है उसकी गति बदल जाए और तेज हो जाए। जैसे क्रिकेट की बॉल फेंकी आपकी साइड किसी ने, आप बैट मारा उसमें, और ताकत से बैट मारोगे तो जिस डायरेक्शन को मारोगे उस डायरेक्शन में जाएगी और तेजी से जाने लगेगी। तो कहने का मतलब उसमें फोर्स आपने अप्लाई किया, जब फोर्स अप्लाई किया तो उसका भी मास तो उतना ही रहेगा, बॉल यदि 10 ग्राम की तो 10 ग्राम ही रहेगा, लेकिन उसका भी तो चेंज हो जाएगा ना। तो यही यहाँ बताने की कोशिश की जा रही है कि एक बॉल का यहाँ पे P1 था संवेग, अब यहाँ पे P2 हो गया है, तो P1 इक्वल टू था V1 m इंटू V1, और यहाँ पे हो जाएगा P2 हो जाएगा V इंटू V2, क्योंकि V2 चेंज हो गई है। तो द्वितीय नियम कहता है न्यूटन का, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि यदि किसी वस्तु का संवेग परिवर्तन हो रहा है, यानी पहले P1 था अब P2 हो गया है, तो संवेग परिवर्तन निकालो, तो कैसे निकालोगे, P2 से माइनस P1 कर दो, और कितने टाइम में हुआ देखिए,
P2 माइनस P1, तो P1 क्या था, P1 था mv1 और P2 है mv2, तो इससे घटाओगे तो m बाहर ले लो, v2 माइनस v1, और टाइम कितना, यहाँ t1 टाइम था, यहाँ t2 टाइम में है, मान लो यहाँ 5 बजे था, यहाँ 6 बजे है, तो t2 माइनस t1 तो वो आ जाएगा। तो देखिए m बाहर ले लो, कांस्टेंट है, m आ गया, और ऊपर हमने एक डेरिवेशन देखा ही था कि v2 माइनस v1 और डिवाइडेड बाई टाइम, तो उससे त्वरण आता था, इसलिए मैंने यहाँ पे त्वरण का आपको डेरिवेशन करके दिखाया था कि v2 माइनस v1 टोटल टाइम कितना लगा उस चेंज होने में, टाइम, तो v2 माइनस v1 बटे टाइम, तो इससे क्या आ रहा था, एक्सीलरेशन a आ रहा था ना, तो यहीं पे इसको हमने कर दिया कि m बाहर लिया, v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई टाइम, तो इसको a लिख दिया, तो आ गया ना फोर्स इक्वल टू ma। यानी द्वितीय नियम कहता है कि जो संवेग परिवर्तन होता है वो कितना होता है, m और a का गुणनफल होता है, और संवेग क्या था, m और v का गुणनफल। तो द्वितीय नियम को अब हम स्टेटमेंट फॉर्म में लगे, यदि हम सिंपल मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे तो द्वितीय नियम यही है कि बल जो होता है संवेग परिवर्तन कितना हो रहा है किस टाइम में, उसके बराबर होता है, वो कहता है न्यूटन का सेकंड लॉ। अब यदि हम लिखने के फॉर्म में देखेंगे तो आपको मैं यहाँ दिखाई दे रहा हूँ, बहुत सिंपल है कैसे इसको लिखेंगे, ठीक है। यदि मेंस में लिखने को आता है कि न्यूटन के दूसरे समीकरण को लिखिए तो आप कैसे लिखेंगे वो आप यहाँ देख लीजिए। और सबसे बड़ी बात, एग्जाम्पल बहुत आते लिखने के, न्यूटन के सेकंड नियम के एग्जाम्पल एक बार मेंस में लिखने को भी आ चुका है। तो सेकंड लॉ को यदि आप स्टेटमेंट लिखना है, इंग्लिश से लिखना चाहो तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी P2 माइनस P1 बटे टाइम, ठीक है। तो टाइम लग गया, यानी चेंज कितना हुआ P2 से P1 कितने टाइम में हुआ, तो उसको दर, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनबैलेंस फोर्स इन अ डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया उस डायरेक्शन में जो संवेग में परिवर्तन हुआ वही सेकंड लॉ ऑफ मोशन। हिंदी में बात करें तो संवेग परिवर्तन दर वस्तु पर लगने वाले असंतुलित बल के समानुपाती होता है। तो क्या आया, डेरिवेशन किया, फोर्स इक्वल टू ma। कुछ भी ना याद आए तो ये फार्मूला याद रखना और लिख देना कि जो बल होता है किसी वस्तु पर वो उसके द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है। यदि कुछ भी ध्यान नहीं आया तो इस फार्मूले को याद रखिए। न्यूटन का द्वितीय नियम कहता है कि वस्तु में जो बल होता है वो उसके द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, यानी बल जो वस्तु का बल है जो द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। और बल को कैसे लिखते हैं, न्यूटन इसकी यूनिट होती है, प्री के लिए याद रखना। और एक न्यूटन की वैल्यू क्या होगी, 1 किलो मास गुणे एक यूनिट त्वरण, तो 1 kg इंटू 1 ms स्क्वायर पर ms स्क्वायर, क्योंकि इसकी त्वरण की अपन ने डेरिवेशन पहले कर लिया है यूनिट का। तो ये हो गया न्यूटन के सेकंड लॉ, क्या है, संवेग, एक सिंपल सा बिल्कुल, संवेग परिवर्तन का दर वस्तु पर लगने वाले असंतुलित बल के समानुपाती होता है। ये लिखना है आपको सिंपल हिंदी से, और इंग्लिश से ऊपर लिखा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इतना सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है इसमें। अब मैं यहाँ एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ तो समझ में आएगा। देखिए ये बॉल आपको दिख रही है, अब मोमेंटम यहाँ देखिए, मोमेंटम बताया गया है आपको, m को यदि आप v से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मोमेंटम आ जाएगा, संवेग आ जाएगा, ठीक है। अब एक बात मैं आपको समझाता हूं, एक क्रिकेट की बॉल है, ठीक है, चलिए यहाँ आप देख लीजिए पहले, एक बैग का किलो वजन है 10 किलो और दूसरे बैग का वजन है 20 किलो, ठीक है। अब आप बताओ किसको आसानी से खींच सकते हो, इस वाले को। यानी मान लीजिए आप जो बल लगा रहे हो वो फिक्स है, तो आप जब इसको खींचोगे 10 किलो वाले वजन को तो आप ज्यादा तेजी से खींच सकते हो, लेकिन जब उसमें एक और वजन बढ़ा दोगे तो आप उतना तेजी से नहीं खींच पाओगे। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए मोमेंटम, अभी वजन है 10 किलो और इसको आप स्पीड से खींच ले रहे हो, मान लीजिए अभी आप खींच ले रहे हो इसको 8 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, तो आपका P कितना आ गया, 80। अभी आप इस लेवल पे खींच रहे हो, लेकिन ये 10 की जगह 20 हो गया, ठीक है, ये 10 की जगह वजन कितना हो गया है, P2 कितना हो गया, 10 की जगह 20 हो गया, 2 बैग जुड़ गए ना, तो अब उसे 8 की स्पीड से नहीं खींच पाओगे, अब उसे खींच पाओगे आप 4 से, तो ये गुणा 80 ही आएगा। यानी आप मोमेंटम उतना ही है,
80 हो गया ना। लेकिन ये जहाँ 8 की स्पीड से आप खींच रहे हो तो बहुत तेजी से जा रहे हो, आप केवल 4 की स्पीड से खींच पा रहे हो, तो ये अंतर पड़ता है मोमेंटम का। तो यही है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो आपको एक और बहुत अच्छा एप्लीकेशन देता हूँ क्रिकेट की बॉल का, तो बिल्कुल आपको, क्योंकि ये एप्लीकेशन आता है कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के एप्लीकेशन को लिखिए। ठीक है, मान लीजिए क्रिकेट की बॉल आपकी साइड आ रही है और आपने इसको, इस बॉल का मान लीजिए क्रिकेट की वजन है 1 किलो, मान लीजिए, मानने में क्या है 1 किलो, स्पीड कितनी से आ रही है 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपकी ओर आ रही है बॉल, तो गुणा करने पी कितना आया 10 आया। ठीक है, अब यदि आपने यहाँ पे कैच कर लिया, कर लिया, तो वजन तो कम नहीं होगा ना, वजन 1 किलो ही रहेगा। जैसे यहाँ पे जितना गेंद का वजन होगा, जब आपने उसको कैच कर लिया तो गेंद का वजन तो अभी भी उतना ही रहेगा ना, लेकिन उसकी स्पीड यहाँ पे 10 थी, अब वो स्पीड यहाँ पे कितनी हो गई 0। तो देखिए जब स्पीड 0 हो जाएगी तो पी भी कितना हो जाएगा 0। अभी यहाँ पे क्या था, 1 किलो वजन 1 किलो है और स्पीड है 10, लेकिन यदि स्पीड 0 हो जाएगी तो वजन उतना ही रहेगा, तो पी हो जाएगा 0। यदि अभी उसी गेंद का पी था 10 और अचानक उसी गेंद का पी हो गया 0, तो यदि अचानक से गेंद का पी 0 हो जाएगा तो हाथ में चोट आ जाएगी, जर्क हो जाएगा, क्योंकि आपने उस मोमेंटम को अचानक रोक दिया है। तो क्रिकेटर के इंजरी होने के चांस बढ़ जाएंगे, घायल हो जाएगा, घाव हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए जब कोई क्रिकेटर कैच लेता है तो जहां कैच लेता है हाथ को वहीं नहीं रोक के रखता है। यदि उसने गेंद को यहाँ कैच किया तो यहाँ हाथ लाएगा, यहाँ लाएगा, यहाँ लाएगा, यहाँ तक ले आएगा। यानी उसने, मान लीजिए बंदा खड़ा है, इसने यहाँ पे, ये उसका हाथ है, यहाँ पे उसने कैच लिया, तो इसने यहाँ कैच लिया तो अचानक हाथ यहाँ तक वो नीचे झुका के ले आएगा, यहाँ तक झुका के ले आएगा, ताकि अचानक जो भी की वैल्यू है 0 ना हो। यदि यही रोक लेगा तो उसकी भी की 0 हो जाएगी, तो पी 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब उसको बहुत ज्यादा इंजरी हो जाएगी हाथों में। यदि अचानक 10 का सीधे 0 कर देगा तो जितना भी बल है पूरे उसके हाथ में आ जाएगा और उसको घायल कर देगा। इसलिए जब क्रिकेटर बॉल को कैच करता है तो यदि कैच उसने यहाँ पे किया तो कैच करते करते धीरे धीरे अचानक से हाथ यहाँ तक ले आता है, घुटनों तक, ताकि उसको चोट, वहीं नहीं, मतलब कैच लेके कभी भी बॉल वहीं रखोगे तो आपको इंजरी है। कैच लेना है तो हाथ को मूवमेंट में रखना ही पड़ेगा। हाथ यदि आपने कैच लेने के बाद स्थिर रखा तो चोट लगने के ज्यादा चांस होते हैं। तो ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के क्या है, एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल इसका देता हूं। मान लीजिए एक टेनिस की बॉल है, टेनिस की गेंद का वजन मान लीजिए 5 ग्राम है। ठीक है, एक क्रिकेट की गेंद है, उसका वजन है 100 ग्राम। ठीक है, दोनों बराबर स्पीड से आ रही है, यानी दोनों की भी समान है। मान लीजिए भी इसकी कितनी है 50, इसकी भी 50, तो भी सेम है, वजन अलग है। ये देखिए, तो इसका पी इतना होगा, इसका पी इतना, तो आपको ज्यादा चोट किससे लगेगी, क्रिकेट की बॉल से। क्यों, क्योंकि क्रिकेट की बॉल का पी ज्यादा होगा, क्योंकि ये 100 ग्राम की है, ये 50 ग्राम की है। तो एक ये भी सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का क्या है, एग्जाम्पल। तो टेनिस की बॉल से क्रिकेट की बॉल को कैच करने में इंजरी का चांस ज्यादा है। क्यों, क्योंकि क्रिकेट की बॉल का मास ज्यादा होता है, भले दोनों की वेलोसिटी सेम हो। तो एक ये भी आपको याद रखना है। अगला है, बंदूक की गोली कम वजन फिर भी घायल कर देती है, क्योंकि वेग भी ज्यादा है, पी बढ़ेगा। अब देखिए सिंपल सी बात है, मान लीजिए ये बंदूक है, यहाँ से गोली निकली और एक कोई व्यक्ति है, इसके यहाँ पे बुलेट निकली और यहाँ पे लगी, तो वो घायल कर देगी। क्यों, देखिए मान लीजिए बुलेट की स्पीड कितनी है भी, मास कितना है, मान लीजिए मास केवल 5 ग्राम है, 5 ग्राम भी की स्पीड से गया तो चोट लगा दी। लेकिन 5 ग्राम की जगह कोई चीज यहाँ पे है, यहाँ पे 5 ग्राम की जगह कोई चीज कर दो 50 किलो की, 50 किलो उसी स्पीड से भेजो, तो हो सकता है उतनी चोट ना लगेगी, मतलब छेद नहीं कर पाएगी, घाव नहीं कर पाएगी। क्यों, क्योंकि भाई जितनी स्पीड में गोली, इतनी छोटी गोली है कि उस स्पीड में बहुत तेजी से जाती है। लेकिन यदि आप किसी दूसरे बड़े ऑब्जेक्ट को इतना स्पीड दोगे तो वो उतने में नहीं जाएगी, उतनी स्पीड में उसका कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए यानी बंदूक कम, क्या है, बंदूक की गोली का कम वजन होते हुए भी घायल इसलिए कर देती है कि उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। तो P इक्वल टू हमने पढ़ा mv, तो उसका भले मास बहुत कम है लेकिन v इतना ज्यादा है कि P की वैल्यू बढ़ जाती है। समझ गए ना, इसीलिए यानी v बहुत ज्यादा है तो P की वैल्यू बढ़ा देगी, यानी संवेग की वैल्यू बढ़ा देगी। इसलिए छोटी होते हुए भी गोली क्या कर देती है, व्यक्ति को घायल कर देती है। तो ये ध्यान रखना है आपको। चलती ट्रेन अचानक नहीं रुक सकती। जैसे आप, ये ट्रेन है, ठीक है,
एक डब्बा, दो डब्बा, ये 3-4 डब्बे ट्रेन के हैं, ये ट्रेन जा रही है आगे, ठीक है। ट्रेन गई, इसमें आप ब्रेक लगाओ, सोचो कि यहाँ पे ब्रेक लगाओ वहीं रुक जाए, तो ऐसा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा P = mv होता है। तो मान लीजिए 100 की स्पीड से जा रही थी, आप रोकना चाहो तो अचानक क्यों नहीं रुकेगी? क्योंकि ट्रेन का वजन कितना ज्यादा होता है, मास इतना ज्यादा होता है कि पी आप तत्काल जीरो कर ही नहीं सकते। भी जीरो कर दोगे तो पी जीरो हो जाएगा ना, लेकिन संभव ही नहीं, क्योंकि उसका इतना ज्यादा मास है। आप भारी चीज को कैसे अचानक रोक पाओगे? तो यहाँ पी आप अचानक जीरो नहीं कर पाओगे। यही कारण है कि ट्रेन अचानक नहीं रुकती ब्रेक लगाने के बाद भी। तो ये भी आपको ध्यान रखना। जैसे दौड़ कर आने वाला व्यक्ति अचानक नहीं रुकता, क्यों? क्योंकि P = फिर यहाँ लगाओ mv होता है, उसकी स्पीड है, ठीक है। स्पीड से आया, उसका मास तो उतना ही रहेगा, अचानक से वो जीरो नहीं कर पाएगा। अचानक से जीरो करेगा तो उसको घायल भी हो सकता है। और अब सोचिए, इतना वेट है, इतनी तेजी स्पीड से वो एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में जीरो नहीं कर सकता वो, इसीलिए 2-4 कदम वो आगे तक दौड़ जाता है, क्योंकि पी अचानक से जीरो करना उसके लिए संभव नहीं होता। तो इसी तरह कील को गहराई तक गाड़ने के लिए भारी हथौड़ा, मान लीजिए कील है, ठीक है, ये क्या है? कील है, इसको दीवार में गाड़ना है। तो यहाँ P = mv, m तो फिक्स है कील का। अब कितनी स्पीड से गाड़ना है डिपेंड करेगा कितना भारी आप हथौड़ा, बहुत भारी हथौड़ा मारोगे तो ज्यादा स्पीड से अंदर जाएगी। तो ये है पी के और सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की यूज आपको ध्यान रखना है। इसी तरह आप एक ये भी कि समान वेग से गतिशील गेंद में हल्की गेंद का कैच करना आसान होता है। जैसे कि मैंने बताया कि mv है, तो कोई किसी का वजन कम है तो उसमें चोट लगने के आसार कम होते हैं। क्यों? क्योंकि m कम है और v भले ज्यादा है तो भी p की वैल्यू कम ही रहेगी, लेकिन m भी ज्यादा हो जाएगा, v भी ज्यादा हो जाएगा तो p की वैल्यू बढ़ाएगी, तो चोट लगने के आसार ज्यादा होते हैं। तो समान वेग से गतिशील गेंद में हल्की गेंद का कैच करना आसान होता है। इसी तरह यदि आप मुलायम फर्श में गिरोगे तो गिरने पर चोट कम लगेगी। क्यों? आप ऐसे सोचिए, यदि आप बालू के ऊपर कूदते हो, देख, यदि आप हार्ड सतह में कूदे तो P = mv, फिर वही फार्मूला लगाइए, हार्ड सतह में आप कूदे तुरंत आपकी v हो जाएगी जीरो, अचानक से v जीरो हो जाएगी, क्योंकि हार्ड सतह वहीं रुक जाओगे जहां गिरोगे। जब अचानक से v हो गई जीरो तो p जीरो हो जाएगा, तो चोट लगने की संभावना रहेगी, क्योंकि आप भारी हो और v जीरो हो गया है तो p भी जीरो हो जाएगा, वहीं रुक जाओगे। लेकिन यदि आप बालू में गिरोगे तो आप अचानक नहीं रुकोगे, थोड़ा सा, बालू क्या होती है? पोली होती है, उसमें एयर होती है, तो थोड़ा सा घिसटोगे या नीचे को दब से जाओगे, तो अचानक से जो v है जीरो नहीं होगी, पहले होगी मान लो 5, फिर 4, फिर 3, पता नहीं चलेगा आपको, लेकिन वो ऐसे कम होती है कि 5, 4, 3, 2, 1, फिर जीरो। अचानक नहीं होगा कि 5 से सीधे जीरो हो जाए। और जहां किसी चीज की वैल्यू अचानक से जीरो होगी, वहां चोट या घायल होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये भी आपको एग्जांपल याद रखना है कि मुलायम फर्श पर गिरने पर चोट कम लगती है, हार्ड सतह पे ज्यादा लगती है। अब आ गया तीसरा, जो न्यूटन के गति का तीसरा नियम है, उसको यदि इसको कैसे स्टेटमेंट इसका कैसे इसको डिफाइन करेंगे, बात करते हैं। देखिए, बिल्कुल सिंपल है तीसरा नियम, एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट टू रिएक्शन। अभी इसको समझाता हूँ। या एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। सिंपल सा अर्थ इसका ऐसा है कि यदि ये बॉक्स है, इसमें आप यहाँ को फोर्स लगा रहे हो तो ये बॉक्स भी यहाँ पे इस ओर को फोर्स लगाएगा। सिंपल मतलब यही होता है इसका। अब देखिए, इसीलिए इसको क्रिया प्रतिक्रिया बल कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये नाव है, ठीक है, ये नाव है, पानी में तैर रही है, ये भरा है पानी। अब इसका नाव इस डायरेक्शन में जा रही है, तो कैसे जा रही है? नाव इस डायरेक्शन में तब जा रही है जब यहाँ जो खोने वाला है नाव का चप्पू से इस डायरेक्शन में पानी को भेज रहा है। आपने देखा होगा कि जो नाव में बैठा होता है, चप्पू चलाता है, तो नाव यदि इस डायरेक्शन में जा रही है तो वो उल्टे डायरेक्शन में पानी को इस डायरेक्शन में भेजता है, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो यानी पानी को वो उल्टा भेजता है तो नाव आगे को जाती है। तो यही है कि जितना तेज गति से वो पानी को पीछे को ढकेलेगा, उतनी तीव्र गति से पानी उस नाव को आगे को ढकेलेगा। तो यही है क्रिया प्रतिक्रिया बल। नाव सब कोई बैठा होगा, लगभग हर किसी ने नाव का अनुभव किया होगा कि पानी को यदि वो इस डायरेक्शन में ढकेलता है चप्पू से, तो पानी उस नाव को इस डायरेक्शन में उतनी ही गति से, जितना तीव्र, जैसे नाव की जो प्रतियोगिता होती है ना, तो उसमें बहुत सारे लोग चप्पू लेके बैठ जाते हैं और सब जब भी पानी को जल्दी जल्दी पीछे को ढकेलेंगे तो क्या होगा, जितनी तीव्र गति से ढकेलेंगे बहुत सारे लोग, वो पानी भी उतनी तीव्र गति से नाव को अकेले आगे को ढकेलेगा। तो यही कहलाती है क्रिया और प्रतिक्रिया बल। यानी नाव पानी को ढकेला पीछे तो पानी ने ढकेला आगे।
तो ये पानी के साथ हमने करी क्रिया, तो पानी ने नाव के साथ करी प्रतिक्रिया और हम चले गए आगे को, तो इसे बोलते हैं क्रिया और प्रतिक्रिया बल। यानी जितना आप किसी में क्रिया करोगे उतना अपोजिट डायरेक्शन में और उतनी ही मात्रा में प्रतिक्रिया होगी। यानी यदि आप स्टेटमेंट इंग्लिश से देना हो तो मैंने ऊपर बताया, आप इंग्लिश से लिख सकते हो या हिंदी से आपको लिखना हो, तो प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, जो कि मैंने बता दिया। और सबसे अच्छा एग्जांपल आप नाव का लिख सकते हो कि जब चप्पू से नाव को पीछे की ओर पानी ढकेलते हैं तो नाव आगे की ओर जाती है। इसी तरह रॉकेट का बहुत बड़ा एग्जाम्पल, बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, जितने भी रॉकेट होती है, ठीक है, ये मान लीजिए रॉकेट हो गई। अब ये जब आगे को जाती है, ऐसे धुआं निकालती हुई जाती है, तो जितनी तीव्र गति से धुआं नीचे को आएगा उतनी तीव्र गति से नाव रॉकेट ऊपर को जाएगी। बिल्कुल ध्यान रखिए, नाव का एग्जाम्पल रॉकेट का, जो हमें धुआं दिखता है ना आसमान में धुआं, तो जितनी तीव्र गति से इस ईंधन के जलने से धुआं पीछे को निकलेगा उतनी ही तीव्र गति से ऊपर की ओर, यानी धुआं के महत्व आप समझ गए होंगे कि जितनी स्पीड से धुआं बाहर निकलेगा उतनी स्पीड से ऊपर को रॉकेट जाएगी। एक सिद्धांत है रॉकेट का, यानी रॉकेट भी थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे काम करती है। यदि मल्टीपल चॉइस में कभी आए कि रॉकेट का चलना किस नियम का है, तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसी तरह बंदूक का पीछे हटना, यानी बंदूक से गोली आगे को चलाई जाती है, लेकिन जैसे ही बंदूक गोली चली, बंदूक से पीछे की ओर झटका लगता है, तो वो वही है कि वो आगे को गई गोली तो पीछे को झटका लगा, एक्शन रिएक्शन, ये भी आप याद रखिए। इसी तरह यदि आप कुएं से कभी पानी निकालते हो, बीच में रस्सी टूट जाए, तो जितनी स्पीड से बाल्टी नीचे की ओर जाएगी कुएं में टूटने के बाद, उतनी ही जोर से आप पीछे की ओर आएंगे। जिन लोगों ने कुएं में कभी पानी निकाला होगा रस्सी में, उन्हें समझ में आएगा कि यदि रस्सी टूट जाए तो कुएं में बाल्टी गिरेगी, तो जितनी स्पीड से कुएं में बाल्टी गिरेगी उतनी स्पीड से जो बंदा पानी खींच रहा था वो भी दूसरी ओर गिरेगा। जिनने खींचा होगा वो समझ रहे होंगे। नाव चलाने के लिए चप्पू मैंने एग्जांपल दिया। ये सारे थर्ड लॉ ऑफ मोशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण एग्जांपल है, आपको याद रखना है। मेंस में लिखने के लिए आ जाए या प्री में टिक करने के लिए आ जाए, कोई एग्जांपल लिख दे कि ये किस नियम को फॉलो करता है, क्रिया प्रतिक्रिया बल, तो न्यूटन के तीसरे नियम को फॉलो करता है। बहुत महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना पड़ेगा। अब है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एक बहुत महत्वपूर्ण है। रॉकेट का एग्जांपल इसमें मैं दूंगा, तब रॉकेट का काम कैसे करती है वो समझ में आ जाएगा आपको। इसको आप पहले समझ लो। संवेग संरक्षण का नियम, मैंने संवेग क्या बताया था, P = mv, ये बताया था। दो या दो से अधिक वस्तुओं के निकाय पर कोई बाहरी बल नहीं लग रहा हो तो सिस्टम का कुल संवेग नियत रहता है या संरक्षित रहता है। हिंदी में हो गया कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, है ना, यानी दो या दो से अधिक वस्तुओं के सिस्टम पर यदि कोई बाहरी बल ना लगाए तो उस पूरे सिस्टम का कुल जो संवेग होता है, कुल जो मोमेंटम होता है, स्तरीय कांस्टेंट होता है। अब यहाँ इंग्लिश से देख लो, टू ऑब्जेक्ट कोलाइडिंग इन अ आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन इज इक्वल, दिस इज बिकॉज द मोमेंटम लॉस बाय वन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू मोमेंटम गेन बाय अदर ऑब्जेक्ट। यहाँ मैं आपको एक दिखाता हूँ। मान लीजिए एक बॉल है, ये है, ठीक है, मास m, दूसरी बॉल मास m2, इसका मास m1, ठीक है, ये v1 से है, इस v2 से है, ठीक है, तो इसका p क्या हो जाएगा, m1 × v2, इसका p1 क्या हो जाएगा, m1 × v2। ये यहाँ को जा रही है, दूसरी इस ओर को, ये जब आपस में टकराएंगी, यदि m1 v1 m1, मान लीजिए ये कितना है, m की वैल्यू मान लीजिए 2 है, v की वैल्यू 5 है, तो ये कितना हो गया 10। यहाँ p की वैल्यू, यहाँ m2 की वैल्यू मान लीजिए 5 है और v2 की वैल्यू मान लीजिए 2। यहाँ 2 5 था और यहाँ 5 2 है, तो ये भी आया 10। यानी p1 भी 10 है, p1 भी 10 है, p2 भी 10 है। तो जब ये आपस में टकराएंगे तो क्या हो जाएगा, यहीं पे रुक जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे। यानी ये कहा गया है कि जब दो बॉल टकराती है किसी सिस्टम में, सिंपल भाषा में, तो जो P1 और P2 पहले था वही बाद में होगा। कहने का मतलब यदि एक का ज्यादा होगा एक का कम, तो टकराने से यदि इसका मान लीजिए 20 था, इसका 10 है, तो 20 वाली टकराएगी तो इसको बहुत तेजी से आगे को बढ़ा देगी, तो जितना 20 से इसको दे देगी इतना इसका कम हो जाएगा, ठीक है, इसमें पहुंच जाएगा। तो मोमेंटम कहने का मतलब एक से दूसरे में ट्रांसफर होगा, कैंसिल आउट होगा, रहेगा उस सिस्टम का मोमेंटम इतना। ये सिंपल है, इतना ये बोलता है। यदि कभी 3 नंबर में मेंस में लिखने को आ जाए, पीएससी में या स्टेटमेंट आ जाए प्री में, तो आपको ध्यान रखना है कि दो या दो से अधिक वस्तुओं के निकाय पर कोई बाहरी बल नहीं लग रहा हो तो सिस्टम का कुल संवेग कांस्टेंट रहता है। अब इसका संवेग संरक्षक का एक बहुत महत्वपूर्ण एग्जांपल है जो फेमस है, जो
अपना रॉकेट है, तो रॉकेट दो सिद्धांतों में काम करती है। रॉकेट जो है दो सिद्धांतों में काम करती है, एक थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे यानी गति के तीसरे नियम में काम करती है, और एक काम करती है वो संवेग संरक्षण। यानी मैं यहाँ पे आपको समझा दे रहा हूँ थोड़ा सा रॉकेट कैसे काम करती है। ठीक है, रॉकेट देख लेते हैं। मान लीजिए ठीक है, ऐसी कुछ रॉकेट होती है, ये लंबा लंबा हमने कर दिया, यहाँ से धुआं निकलेगा रॉकेट का, ये धुआं निकल रहा है रॉकेट का। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था आपको, P इक्वल टू एम भी बताया। मान लीजिए अभी रॉकेट में आग नहीं लगाई गई, ठीक है, जैसे ही आग लगाई गई तो रॉकेट का मान लीजिए वजन था 100 किलो और भी थी मान लीजिए 5, तो P1 क्या हो गया, पूरा 500 हो गया। समझ रहे हो? अभी मान लीजिए चार स्टेज का होता है, 1 2 3 4, यहाँ भी ईंधन बढ़ा है, यहाँ भी ईंधन है, यहाँ भी ईंधन है, और यहाँ भी ईंधन है। ठीक है, 1 2 3 4, 4 स्टेज की रॉकेट होती है मान लीजिए, और सब हर जगह ईंधन है। तो जब पहली स्टेज का ईंधन जला, अभी पूरी रॉकेट का वजन कितना है, 100 किलो। मान लीजिए इस स्टेज में है 20 किलो फ्यूल, इसमें 20 किलो, इसमें 20 किलो, इसमें 20 किलो, और बाकी जो रॉकेट का पोर्शन जो हम अंतरिक्ष में भेज रहे हैं ये है 20 किलो। ए वाला पोर्शन भेजना है और उसके साथ हमें इतना सारा ईंधन लगाना पड़ता है, और बाकी काम की चीज इतनी आ जा रही है, ईंधन इतना, ईंधन जल जाएगा और ऊपर पहुंच जाएगी रॉकेट। ये है पूरा कंसेप्ट। तो मान लीजिए पूरा रॉकेट का वजन हो गया 100 किलो और 5 की स्पीड से शुरू किया इसने। तो जब पहला स्टेज का ईंधन पूरा खत्म हो गया, जब पहले स्टेज का खत्म हुआ तो अब वजन कितना हो गया, अब वजन हो गया रॉकेट का 80। अभी कितना था 100, अब हो गया 80। जब 80 हो गया तो अब क्या होगी, स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको ये हमेशा 500 ही रहना चाहिए। अभी 100 गुणे 5 किया तो 500 आया, अब वजन 20 किलो कम हो गया तो 80 हो गया है, तो 5 की जगह अब ये बढ़ जाएगा। अभी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लगभग 6.5 के आसपास इसकी स्पीड हो जाएगी। तो इसका आप जब गुणा करोगे तो मान लीजिए एवरेज 500 ही आएगा। ठीक है, यानी इसकी स्पीड 6.5 हो गई, बढ़ गई ना। अब मान लीजिए दूसरा स्टेज भी जल गया, तो अब वजन कितना रॉकेट का बचा, अब 20 और कम हो गए, अब वजन 60 बचा रॉकेट का, तो अब इसकी स्पीड और बढ़ जाएगी। मान लीजिए अब 8 हो गई, 9 हो गई स्पीड, क्योंकि गुणा, जैसे अगली स्टेज और जल गई तो वजन बचा 40, तो इसकी स्पीड और बढ़ जाएगी। फिर वजन केवल जब 20 बचेगा तो इसकी स्पीड और हो जाएगी। तो इस तरह से रॉकेट का वजन कम होते जाएगा तो स्पीड बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं P इक्वल टू एम भी होता है, जैसे जैसे m कम होगा तो v बढ़ते जाता है। सिंपल, यही रॉकेट का सिद्धांत है काम करने का। तो रॉकेट में यदि मल्टीपल चॉइस में टिक करें तो दो चीजें लगाइए कि रॉकेट दो सिद्धांत में काम करती है, क्रिया प्रतिक्रिया यानी थर्ड लॉ ऑफ मोशन में, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, दो के सिद्धांत पे रॉकेट भेजी जाती है। बहुत महत्वपूर्ण है प्री के लिए, और मेंस में ये सिद्धांत समझाने को आया है, तो आप डायग्राम बना के समझाइए। ठीक है, तो लेसन कंप्लीट हुआ। आप इनको दोनों को बहुत अच्छे से करिए। इसके पहले वाला लेसन करेंगे तो इसमें जो चीजें समझ में नहीं आएंगी वो चीजें वहां से समझ में आपको आ जाएंगी। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पहले लेसन को भी देखेंगे, और इसको छोड़ के नहीं जा सकते। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो जिसमें जनरल साइंस सिलेबस में हो, ये सारा कुछ समझ में आएगा, तभी आपको जनरल साइंस समझ में आएगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।